पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सामने अक्सर आतंकवाद, आतंकी हमले और विवादों की तस्वीरें सामने आती हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो इस टीम ने क्रिकेट की दुनिया को बहुत से यादगार पल दिए हैं, जैसे 1992 में इमरान खान की कप्तानी में पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना और फिर 2009 में T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी सिर्फ इन जीतों तक सीमित नहीं है। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने इस टीम और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट की छवि की धज्जियां उड़ा के रख दी। साल 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम की बस पर हुआ आतंकी हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को लगभग रोक दिया। और हैरानी की बात ये है कि इस घटना के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे विवादों में फंस गया जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को झकझोर के रख दिया। साल था 2010, जगह थी क्रिकेट की सबसे ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स। और इस बार सवाल किसी आतंकी हमले का नहीं बल्कि क्रिकेट के अंदर हुए एक ऐसे कांड का था जिसने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों का करियर पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। आखिर क्या था वो कांड और कैसे सामने आई पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फिक्सिंग की फास्ट में फंसे कुछ खिलाड़ियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। स्पॉट फिक्सिंग में जो लड़के इन्वॉल्व थे, क्रिकेट शायकीन अपने हीरोज के हाथों पाकिस्तान की बदनामी पर अफसुर्दा हैं। मजहर मजीद के साथ मुझे सलमान भाई वेरानेटरी मिलवाया था और मजहर उसने भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन दिया मुझे, क्योंकि बड़ा अच्छा लॉली सा। हकीकत में कुछ लोग खुश नहीं है कि वो 3 लड़के क्यों पकड़े गए। सलमान ने मुझे 2 दफा पूछा। और 2009 के लाहौर अटैक के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को बड़ा झटका लगा था। सुरक्षा कारणों से विदेशी टीम पाकिस्तान आने से बच रही थी और पाकिस्तान को अपने कई इंटरनेशनल मैचेस यूएई में खेलने पड़े। जैसे साल 2009 के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज यूएई में शिफ्टेड हुई थी। इसी दौरान टीम के अंदर स्टेबिलिटी की भी कमी थी। 2009 में पाकिस्तान के कैप्टन यूनिस खान थे, लेकिन अक्टूबर 2009 में उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। बाद में 2010 में कप्तानी सलमान भट्ट को सौंपी गई। 2010 की शुरुआत में पाकिस्तान टीम के अंदर डिसिप्लिन और मैनेजमेंट को लेकर काफी सवाल थे। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद कुछ खिलाड़ियों पर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था। आईसीसी के रिपोर्ट के अनुसार शाहिद अफरीदी और अकमल ब्रदर्स पर भी कार्रवाई हुई थी, जबकि शोएब मलिक और राना नजीब को बैन कर दिया गया था। इसी बीच 2010 में पाकिस्तान को इंग्लैंड का दौरा करना था। ये अचानक बनाया गया टूर नहीं था, बल्कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच ये सीरीज पहले से शेड्यूल थी। इस दौरे में दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट मैच, 5 ओडीआई मैच और 2 T20 मुकाबला खेला जाना था। यानी 2010 में पाकिस्तान सिर्फ एक क्रिकेट टूर पर नहीं थी। टीम पहले से सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, कप्तानी में बदलाव और लगातार उठ रहे विवादों से गुजर रही थी। लेकिन इंग्लैंड में जो होने वाला था उसने इन सारी परेशानियों को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। पहला टेस्ट पाकिस्तान ने जीता, दूसरा इंग्लैंड ने जीता और तीसरा टेस्ट पाकिस्तान ने जीता। अब सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के पक्ष में थी। इसके बाद आया सीरीज का आखिरी टेस्ट, जो 26 अगस्त 2010 को लॉर्ड्स के मैदान पर शुरू हुआ। इस मैच में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे सलमान भट्ट, जबकि टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आफिज भी मौजूद थे। मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस मैच के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ही बड़े विवादों में डाल देगा। मैच आगे बढ़ रहा था और सब कुछ एक सामान्य टेस्ट मैच जैसा लग रहा था, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आफिज की कुछ गेंदों ने बाद में जांचकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल मैच के पहले ही एक अंडरकवर न्यूज़पेपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मजहर मजीद, जो पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों से जुड़ा स्पोर्ट एजेंट था, मजहर मजीद अंडरकवर रिपोर्टर्स के संपर्क में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने दावा किया था कि मैच की कुछ नो बॉल्स पहले से ही तय होंगी। मैच के दौरान मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आफिज ने ऐसी नो बॉल डाली जिन्हें बाद में इन्वेस्टिगेशन में पहले से बताई गई जानकारी से जोड़ा गया। उस समय आम दर्शक को शायद यह सिर्फ एक खराब गेंदबाजी लग सकती थी, लेकिन बाद में जब न्यूज़पेपर की अंडरकवर रिकॉर्डिंग सामने आई और
उसने इन घटनाओं की पहले से ही जानकारी होने का दावा सामने आया तो मामला गंभीर हो गया। इसके बाद ब्रिटिश न्यूज़पेपर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने अपनी अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन प्रकाशित की। इन्वेस्टिगेशन में मजहर मजीद को रिपोर्टर से पैसे लेते और कथित तौर पर यह बताते हुए रिकॉर्ड किया गया था कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज कुछ मौकों पर जानबूझकर नो बॉल डालेंगे। अब सवाल उठता है, आखिर ये मजहर मजीद था कौन? मजहर मजीद ब्रिटेन में रहने वाला एक स्पोर्ट एजेंट था जो पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों के साथ काम कर रहा था। वह खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप और दूसरे बिजनेस डील में उनकी मदद करता था और टीम के कई खिलाड़ियों के संपर्क में भी था। यही कनेक्शन बाद में पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बन गया। 2010 में इंग्लैंड टूर के दौरान मजीद अंडरकवर रिपोर्टर्स के संपर्क में आया। रिपोर्टर्स ने खुद को ऐसे लोगों के रूप में पेश किया जो क्रिकेट में गलत तरीकों से फायदा और पैसे कमाते हैं। मजीद ने उनसे पैसे लिए और दावा किया कि उनके पास पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ियों तक सीधी पहुंच है। इसके बाद उसने दावा किया कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आफिस मैच के कुछ खास मौकों पर जानबूझकर नो बॉल डालेंगे और जब उसकी बताई हुई बातें और मैदान पर हुई घटनाओं में सम्मानिता दिखाई दी तो मामला बेहद गंभीर हो गया। मजहर मजीद ने अंडरकवर रिपोर्टर्स के सामने दावा किया था कि मोहम्मद आमिर तीसरा ओवर डालेंगे और उसकी पहली गेंद नो बॉल होगी और जब मोहम्मद आमिर तीसरा ओवर फेंकने आए तो उन्होंने तीसरे ओवर की पहली ही गेंद नो बॉल डाली। No ball was a call, front foot. No ball. इसके अलावा मजीद ने मोहम्मद आफिस की एक और नो बॉल के बारे में पहले से ही जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार बाद में मैदान पर बताई गई गेंदों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बात की जानकारी बाद में ESPN क्रिकेट इन्फो द गार्डियन के रिपोर्ट्स में सामने आई। यानी मजहर मजीद ने जो नो बॉल्स का प्रेडिक्शन पहले से ही किया था वो सेम बॉल्स मैच के दौरान नो बॉल्स थी और अब मामला सिर्फ एक नो बॉल का नहीं रह गया था। सवाल ये था कि आखिर किसी बाहरी व्यक्ति को गेंद डाले जाने से पहले इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही थी? न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन सामने आने के बाद मामला सीधे ICC और ब्रिटिश अथॉरिटी तक पहुंच चुका था। अब सवाल था कि आखिर इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल था और मैदान पर हुई घटनाओं के पीछे असल में क्या चल रहा था। जांच का शक पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों पर गया, कप्तान सलमान भट्ट, मोहम्मद आफिस और मोहम्मद आमिर। इसके बाद ICC ने तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। 2 सितंबर 2010 को उन्हें प्रोविजनल सस्पेंशन दे दिया गया। यानी अब ये सिर्फ मीडिया में चल रही खबर नहीं थी। ICC ऑफिशियली इस मामले में जांच कर रही थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ICC ने एंटी करप्शन कोड के तहत तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ चार्जेस लगाए और मामले की सुनवाई के लिए इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया। इस ट्रिब्यूनल की सुनवाई 2011 में दोहा कतर में हुई। सुनवाई लगभग 6 दिनों तक चली। ट्रिब्यूनल ने रिटन एविडेंस, गवाहों की गवाही, रिकॉर्डिंग्स, वीडियो एविडेंस और फोरेंसिक सबमिशंस तक सुने। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर सच में मैच के कुछ हिस्से पहले से ही तय किए गए थे? ट्रिब्यूनल ने पूरे मामले की एविडेंस को देखने के बाद अपना फैसला सुनाया। 5 फरवरी 2011 को इंडिपेंडेंस एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आफिस को लॉर्ड्स टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े आरोप में दोषी पाया। इसके अलावा सलमान भट्ट को द ओवल टेस्ट के दौरान मजहर मजीद द्वारा किए गए करप्शन अप्रोच को रिपोर्ट न करने के मामले में दोषी पाया गया, जिसमें 5 साल सस्पेंड थे। मोहम्मद आफिस को 7 साल का बैन मिला, जिसमें 2 साल सस्पेंड थे और मोहम्मद आमिर को 5 सालों के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया। इन बैन्स को 2 सितंबर 2010 को लागू किया गया, क्योंकि उसी दिन से तीनों प्रोविजनल सस्पेंशन पर थे। लेकिन इस फैसले के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ICC की कार्यवाही अलग थी और ब्रिटिश लॉ के तहत चल रही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अलग। इस पूरे मामले में स्कॉटलैंड यार्ड और ब्रिटिश अथॉरिटी भी जांच कर रहे थे और फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 2012 में लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट में क्रिमिनल ट्रायल हुआ। कोर्ट ने सलमान भट्ट और मोहम्मद आफिस को उनके खिलाफ लगाए गए क्रिमिनल ऑफेंसेस में गिल्टी पाया, जबकि मोहम्मद आमिर ने अपने खिलाफ लगाए गए चार्जेस के लिए गिल्टी प्लीज किया। इसका मतलब ये था कि तीनों खिलाड़ियों को सिर्फ क्रिकेट से बैन ही नहीं किया गया था, बल्कि अब उन्हें क्रिमिनल केस में भी दोषी ठहराया जा चुका था। लेकिन इस पूरे स्कैंडल का असर सिर्फ उन 3 खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट की रेपुटेशन को भी बड़ा झटका लगा। एक ऐसी टीम जो कुछ साल पहले ही 2009 T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़े फिक्सिंग स्कैंडल के कारण चर्चा में थी। और ICC के लिए भी ये मामला एक बड़ा वार्निंग था कि क्रिकेट में करप्शन को रोकने के लिए सिर्फ रूल बनाना काफी नहीं है, बल्कि उन रूल को लागू भी करना उतना ही जरूरी है। मामला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। 2013 में सलमान भट्ट और मोहम्मद आफिस ने ICC से बैन के खिलाफ CAS में अपील की, लेकिन CAS ने दोनों की अपील को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया,
जबकि मोहम्मद आमिर ने CAS में अपील नहीं की थी। इस तरह 2010 में लॉर्ड्स के मैदान पर शुरू हुआ ये मामला कई साल तक चलता रहा। पहले एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन, फिर ICC की जांच, इसके बाद फैसला क्रिमिनल कोर्ट और आखिर में अपील तक। तो दोस्तों ये थी साल 2010 में पाकिस्तान द्वारा किए गए स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की पूरी कहानी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।